Hello everyone. Today we are taking a very important introductory lecture on how to prepare effectively for AIA PGET 2022 एग्ज़ाम। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर स्टडी मटेरियल भी है हमारे पास और बुक्स भी हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं गेन हो रहे और अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो सर उसका क्या है, क्या तरीका है, कैसे पढ़ना है? तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ए लेक्चर ऑन दिस टॉपिक कि हाउ टू प्रिपेयर इफ़ेक्टिवली फॉर AIA PGT 2022 एग्ज़ाम। तो समझने के लिए आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि AIA PGT का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो PSC और UPSC होम्योपैथी के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ी सी डिफरेंस। हम लोग सोचते हैं कि जैसे PSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी तरह से हमारे AIA PGT का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो उसमें कई बार गड़बड़ ये हो जाता है कि हम जो तैयारी करने का जो हमारा मेथड है वो थोड़ी सा चेंज करना पड़ता है AIA PGT के लिए। इसमें बेसिक डिफरेंस है कि AIA PGT में माइनस मार्किंग है और PSC बहुत सी PSC में माइनस मार्किंग नहीं होती है, इससे बच्चे अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। और AIA PGT में माइनस मार्किंग होने की वजह से माइनस मार्किंग हो जाती है और उससे उनकी रैंकिंग है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि PSC का जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ी सा इजी होता है, क्योंकि वो उनके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने का, जैसे इंटरव्यू वगैरह। तो वो इंटरव्यू में भी बहुत से बच्चों को छांट देते हैं। लेकिन AIA PGT में ऐसा नहीं है, आपके जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से जो रैंक बनेगी उनको वो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज देना ही होगा, इसलिए थोड़ी सा टफ होता है, ये हमको समझना है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ी सा डिफ़िकल्ट रहता है AIA PGT में। ये ज़रूरी नहीं है कि हमको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर हमको सब करना है, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमको थोड़ी सा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, उसके प्रिपरेशन करने का तरीका बदलना पड़ेगा। करेंगे तो हमने जो एनालिसिस किया है वो कुछ पॉइंट हैं कि AIA PGT एग्ज़ाम में बच्चे क्यों अच्छे मार्क्स गेन नहीं करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो AIA PGT इज़ एन ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम। It is not just your college exam. You have to study for full year for this exam. हमारे एनालिसिस में ये मिला कि जो AIA PGT का एग्ज़ाम है वो बच्चे जैसे अपने एकेडमिक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उसी तरह से इसका भी करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे 2 महीना 3 महीना प्रिपरेशन कर लेंगे या जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब प्रिपरेशन कर लेंगे, तो इससे आपके गुड मार्क्स गेन नहीं होंगे। सिलेक्शन हो सकता है, बाई चांस, बाई लक भी हो सकता है, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड होकर पूरा 1 साल देना पड़ेगा, तब आपके अच्छे मार्क्स और अच्छा कॉलेज मिल सकता है आपको। सेकेंड पॉइंट जो हमने पाया है कि योर पर्पस शुड नॉट टू बी सिलेक्टेड इन द एग्ज़ाम बट आल्सो टू गेट गुड रैंक इन द एग्ज़ाम, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट सीरियसली। आपका जो पर्पज़ है एग्ज़ाम का AIA PGT का वो ये नहीं होना चाहिए कि हमको सिर्फ पास करना है या हमको सिर्फ सेलेक्ट हो जाना है। आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन पर्पज़ है कि आपको गुड मार्क्स आने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप सब्जेक्ट चाहते हैं वो सब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको ना एक ये विज़न बना के चलना पड़ेगा कि हमको एक गुड रैंक चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपको पूरा 1 साल पूरा प्रिपरेशन के लिए चाहिए ही चाहिए और सीरियस होके ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। आप 1-2 घंटा
पढ़ेंगे होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो होगा। ऐसे कैजुअली पढ़ेंगे तो नहीं होगा। जो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पाया है, जो बच्चे जो करते हैं गड़बड़, वो ये है, नॉट टू वेट फॉर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, इट इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर योर सक्सेस। ठीक है ना। अभी हमने बोला भी है कि जो लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना है AIPGT के लिए, आपको शुरू से ही, मतलब जैसे मान लो अभी हमारा ये है कि हमको अभी जनवरी से ही एग्ज़ाम शुरू, मतलब अभी हमको ये मानना है कि हमको इसी महीने यानी कि जनवरी से ही हमको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ही है ना, ताकि हमारा जब तक नोटिफिकेशन आएगा जब तक नोटिफिकेशन आता तब तक हमारा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हमें उस क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए, है ना। तो अपने को अभी से प्रिपरेशन करना, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, you should know how to achieve good marks and rank. What is the best time to start preparation? आपको ये मालूम हो ऐसी है कि हमारा बेस्ट टाइम कब है, कब से स्टार्ट करना है ना, कैसे गुड मार्क्स अचीव करना है, कैसे गुड रैंक अचीव करना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और ये मालूम तभी होगा जब आप सीरियसली स्टडी को करेंगे। उसके लिए जब आप सर्च करेंगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो टू गेट success and good marks and ranks, you should not wait for the announcement of the exam date. You should start your preparation as soon as possible. आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब हम बुक खोलेंगे। आप चाहें तो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम अनाउंसमेंट होते होते लगभग 70 to 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। We divided this topic into two main parts. First part is the basic knowledge about AIA-PGT exam syllabus and exam pattern and marking scheme. Second part है step to prepare for AIA-PGT 2022. तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, द बेसिक नॉलेज अबाउट AIA-PGT एग्ज़ाम। You should know the 4 basic things. First, the syllabus. Second, the exam pattern. Third is marking scheme. And fourth is subject-wise weightage of marks. So we come to the syllabus of AIA-PGT. Syllabus is the same as your BHMS degree course. They can ask questions from all 12 subjects from any topic. So you should prepare all 12 subjects equally. आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपके BHMS में थे। ऑल 12 सब्जेक्ट्स, बोथ एलाइड एंड होम्योपैथी सब्जेक्ट्स, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी सब्जेक्ट अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, तो चलते हैं। पहला है जनरल। तो एज ए जनरल, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल शिफ्ट ऑफ ऑल द कोर्सेस। एक सिंगल शिफ्ट में ही पूरा एग्ज़ाम होगा। ईच कैंडिडेट विल बी अलॉटेड ए डेस्कटॉप एट द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर में हर एक कैंडिडेट को एक कंप्यूटर दिया जाएगा, जिसको डेस्कटॉप बोलते हैं। उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। Each candidate will be provided with a pen or pencil and a sheet of paper for rough work at the exam center. एक पेन या पेंसिल, एक खाली पेपर रफ वर्क के लिए दिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर में।
इसमें आप थोड़ी बहुत अपना रफ वर्क कर सकते हैं, ऐसी ज़रूरत है। और बेसिक एग्ज़ाम तो आपका कंप्यूटर में ही होगा। दे विल बी गिवन 120 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। आपका 2 घंटे का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लगभग मिलेगा, इसमें कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और बाद में आपको इतना भी समय निकाल के रखना है कि आप एक बार पूरा अपना पेपर चेक कर सकें कि मैंने कौन से क्वेश्चन को कौन सा आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। आपका डाउट है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, AIAPGT क्वेश्चन पेपर पैटर्न। द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं जनरली। 4 ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, जो आपको लगता है यही ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन आपको लगता है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है, चूज़ कर लेना है। क्वेश्चन वुड हैव 4 रिस्पॉन्स ऑप्शन। 4 ऑप्शन रहेंगे जिनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिसको कि आपको चूज़ करना है। देयर विल बी 120 क्वेश्चंस विच कैन बी सॉल्व इन एनी सीक्वेंस एज पर द कैंडिडेट्स विल। कुल टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। अपनी सुविधा अनुसार आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज है AIAPGT मार्किंग स्कीम। 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और यदि इनकरेक्ट आंसर है तो उसके लिए 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा, माइनस मार्क हो जाएगा वो। मार्क्स वुड नाइदर बी अवॉर्डेड नॉर डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है उसका ना तो आपको कोई मार्क्स मिलेगा, ना ही वो मार्क्स कटेगा आपका। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए कैंडिडेट इज इक्वल टू 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके जो भी मार्क्स आए हैं वो जितने आपके करेक्ट मार्क्स हैं, करेक्ट आंसर हैं, उसका हर एक करेक्ट आंसर में आपको 4 नंबर मिलेंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। और उनमें से जितने भी आपके इनकरेक्ट आंसर हैं उनमें से 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है 120 मिनट्स, एंड टोटल मार्क्स है 480। 480 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा और 120 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, जो कि पर्याप्त है। वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, नेवर फॉरगेट ऑल सब्जेक्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। डिवाइड ऑल 12 सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। आपके लिए सभी सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हम सभी 12 सब्जेक्टों को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है होम्योपैथिक सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट हैं, और एलाइड सब्जेक्ट आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल क्वेश्चन है 120, 120 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ हम सिर्फ एवरेज क्वेश्चन मार्क्स ले रहे हैं। सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं जनरली ये हम ले रहे हैं। मार्क्स तो आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ही है, तो आप उसका हिसाब लगा सकते हैं कि एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं और उसके कितना मार्क्स आएगा। तो पहले हम लेते हैं होम्योपैथी सब्जेक्ट। होम्योपैथी में होम्योपैथिक फार्मेसी है। जनरली 5 से 10 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये सिर्फ एक एवरेज है जो हम आपको बता रहे हैं, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है। सेकंड है होम्योपैथिक मटेरियल का। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। थर्ड है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। इसमें आपको
10 to 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस टेकिंग में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका नियर अबाउट इन 4 सब्जेक्ट्स में से लगभग आपका 40-50% आपका कवर हो जाता है, तो भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द एलाइज सब्जेक्ट्स। एलाइज सब्जेक्ट्स में है एनाटॉमी, इसमें से 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। देन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें 5 to 10 क्वेश्चंस इसमें भी है। नेक्स्ट इज पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें भी 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, FMT, इसमें भी 5 to 10 क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्जरी, इसमें ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डेंटल और होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, इसमें से आपके 5 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, इसमें आपके 5 to 10 क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन या PSM, जिसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक बात याद रखिए आप कि आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और मटेरिया मेडिका, ये मेडिसिन में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं और आपके मटेरिया मेडिका में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके काफ़ी अच्छे प्रिपेयर होना चाहिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हाउ टू प्रिपेयर ऑल 12 सब्जेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का कि सभी सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। 12 सब्जेक्ट हैं, होम्योपैथी की तो 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही हैं, तो इनको हम कैसे तैयार करें कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू डिवाइड ऑल 12 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस। जो हमने अभी आपको एक एवरेज क्वेश्चंस बताए हैं, तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से आपको सभी 12 सब्जेक्टों में से आपको वो क्वेश्चन वाइज आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने वेटेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आपको अलग कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड ए फ्यू थिंग। आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। बहुत प्रेशर में रहते हैं बच्चे जब एग्ज़ाम होता है, तो आपको पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल 120 क्वेश्चंस। आपको ये चीज़ हमेशा एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज सम क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी। कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। यू शुड लीव देम इफ़ यू हैव एनी डाउट। आपको ज़रा भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि इसको करने से मेरा क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो सकता है, आपको छोड़ देना चाहिए। उसको अटेम्प्ट करने से आपका लॉस हो सकता है 1 मार्क्स का, जिससे कि आपका जो रैंक है वो प्रभावित होगा। योर गोल शुड बी टू गेट 80 to 85% मार्क। आपका जो गोल है वो 80 से 85% मार्क्स लाना है, ना कि 100%। 100% मार्क्स बहुत रेयर है, किसी के नहीं आते। 80 से 85% मार्क्स भी यदि आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो ये ज़रूर याद रखना है कि जिसमें भी आपको, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है, उसको टच ही नहीं करना है। जो बन रहा है वो तो सॉल्व करना ही है। जिसमें थोड़ी बहुत आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये सही है ऑप्शन, या ये सही होना चाहिए, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, बिल्कुल मेरे दिमाग आउट ऑफ मेरे माइंड ही है, वो समझ में ही नहीं आ रहा, उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना।
उसको छूने से आप लॉस में जा सकते हैं। इसलिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस यदि नहीं बन रहे हैं तो नहीं करना है, पूरे बन रहे हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बन रहे हैं तो नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। होम्योपैथिक सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना, तो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स आर गुड मार्क्स गिवर, सो यू शुड प्रिपेयर होम्योपैथी पार्ट फर्स्ट। देखो अभी आप याद रखो कि आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। आप यदि जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो नोटिफिकेशन आने में मान लीजिए कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। नोटिफिकेशन आने के पहले पहले आप अपना 2-3 महीने के अंदर मार्च अप्रैल तक आप अपना होम्योपैथी पार्ट कवर कर लीजिए। होम्योपैथी पार्ट में आप ये समझ लीजिए कि होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मटेरिया मेडिका को हमको रोज़ पढ़ना ही है ना। मटेरिया मेडिका इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, ये याद रखिए, कन्फ्यूजिंग है। एक मेडिसिन के सिम्टम दूसरे मेडिसिन के साथ कई बार ना मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। तो मटेरिया मेडिका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने किसी भी बुक से आप जो मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे उसके कीनोट पढ़ना है। आपको कीनोट पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके रेड लाइन सिम्टम्स हैं, जो कीनोट्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चंस ज़्यादातर उन्हीं से ही बनते हैं। सो यू हैव टू गिव सम टाइम एवरी डे टू रिवाइज मटेरिया मेडिका। पर डे आपको थोड़ी थोड़ी मटेरिया मेडिका की एक ड्रग भी पढ़ोगे आप, कोई इशू नहीं है, एक ड्रग भी पढ़ोगे आप तो उसके पहले आपको की नोट पढ़ना है, ठीक है। की नोट आपको रिवाइज कर लेना है। उसको मेमोराइज करने का जो तरीका है, आप उसको किस तरह से मेमोराइज करना है वो आप अपने उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द फार्मेसी एंड रेपार्टरी। फार्मेसी और रेपार्टी ये दोनों होम्योपैथी की सब्जेक्ट हैं और ये इजी टू रिमेंबर हैं। अच्छे से चाहें तो याद कर सकते हैं, उनके नोट्स प्रिपेयर करके उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। और यदि इनके आंसर आपके सही रहे तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं इसमें। तो आपको फार्मेसी और रेपार्टरी इन दोनों सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार कर लेना। आपको इतनी अच्छी तैयारी करना है कि फार्मेसी और रेपार्टरी में से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे से आप प्रिपेयर करें। फार्मेसी और रेपार्टरी याद किया जा सकता है, उसे बार बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा वो, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो उसके नोट्स हैं, इजी नोट्स हैं, और इजी नोट्स से आप उनको रिवाइज करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। और बहुत से क्वेश्चन ना बार बार पूछे जाते हैं तो वो दिमाग में चढ़ जाते हैं, तो उन्हें अच्छे से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन इज आल्सो गुड मार्क गिवर, यू शुड रिवाइज इट रेगुलरली। आपको रोज़ पढ़ना चाहिए ऑर्गेनॉन, रेगुलर पढ़ना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू मेमोराइज व्हाट इज़ गिवन इन विच एफोरिज्म। किस एफोरिज्म में क्या दिया गया है ये आपको मेमोराइज करना है। ऑर्गेनॉन में यदि आपकी एफोरिज्म पक्की है कि किस एफोरिज्म में क्या दिया गया है, तो आप मान लीजिए कि ऑर्गेनॉन का आपका 60% पार्ट कवर हो गया। लगभग 40% क्वेश्चंस होम्योपैथी के इन 4 सब्जेक्ट से कवर हो जाते हैं। यदि आपके 1-2 क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाते हैं, सो यू कैन गेट 30% मार्क्स फ्रॉम दीज 4 सब्जेक्ट। इतना याद रखना है कि आपको ये होम्योपैथी की जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेना है अपने प्राइमरी मंथ्स में, जो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो मंथ्स हैं इसमें आप इन 4 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। नाउ वी कम टू द एलाइड सब्जेक्ट्स। एलाइड सब्जेक्ट्स 8 हैं, अपने 8 सब्जेक्ट हैं। आउट ऑफ ऑल 8 सब्जेक्ट्स यू शुड फोकस मोर ऑन FMT, गायनेक एंड ऑप्स, PSM इन योर स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं तो आपको FMT, गायनेक ऑप्स एंड PSM इन 3 सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मंथ्स में अपने जो पहले आपकी, चूँकि अभी जो स्पीड है जो अभी प्रिपरेशन करने की वो स्लो है, क्योंकि अभी आप थोड़ी सी निष्फिक्र हैं, अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है, ऐसा आप सोचते हैं। तो
अभी आप उतना हार्ड सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो आप पहले जो है FMT, गायनेकॉप्स एंड PSM आप अपना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दीज 3 सब्जेक्ट कैन गिव यू गुड मार्क्स इफ़ यू प्रिपेयर देम वेरी वेल। यदि आप इन 3 सब्जेक्टों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। 30 to 40% मार्क्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस 3 सब्जेक्ट। जो नेक्स्ट 30 to 40% मार्क्स हैं वो आपको इन 3 सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आर द बेसिक सब्जेक्ट। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये बेसिक सब्जेक्ट है। दे वांट टू नो योर नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, so you should attempt questions when you have full confidence on your answer. These 2 subjects contain only 5 to 10 questions। और इनमें से आपका जो एग्जामिनर है वो ये सिर्फ समझना चाहता है कि आपको उन सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में आपको कितना नॉलेज है, ये जानने के लिए उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपको ज़्यादा नहीं 5 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं। जो 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से काफ़ी कुछ ईजी रहते हैं, 30% स्टूडेंट सही आंसर ही देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत हल्के फुल्के डाउटफुल हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। नाउ वी कम इन अदर सब्जेक्ट लाइक सर्जरी, पैथोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। These 3 subjects are quite confusing and have very big syllabus. These subjects contain maximum tricky questions. You cannot remember 3 subjects throughout the year, so the best way to revise is solving MCQs, because many times questions are repeated from these subjects. You can revise them only by solving maximum MCQs. Surgery, pathology and practice of medicine ये काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं और इनका ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। इनको आप पूरे साल पढ़ेंगे तो ही आप इनको याद कर पाएंगे, नहीं तो इनको याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी बड़े हैं। आप सब पढ़ सकते हैं लेकिन थोड़ी बड़े हैं, इसलिए इनको आपको सबसे बढ़िया तरीका है इनको रिवाइज करने का कि आप मैक्सिमम MCQ सॉल्व करो। आप जितने भी इनके MCQ सॉल्व करेंगे, जितनी बार इनको सॉल्व करेंगे, उतने आपके इनके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इनसे भी बहुत MCQs आते हैं, लेकिन इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है और इनमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप जब तक आप उनको रिपीटेडली बार बार सॉल्व नहीं करोगे, उनको रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपको वो दिमाग में चढ़ेंगे नहीं। इसलिए उनको आप बार बार प्रैक्टिस करो। MCQs जितने भी हो सकें, क्वेश्चन पेपर्स, पुराने क्वेश्चन पेपर्स, उनसे लेके आप MCQs सॉल्व करते जाओ, तो आपकी ये बड़े सब्जेक्ट सर्जरी, पैथोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नाउ वी कम टू द फाइनल पॉइंट, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन AIA PGT एग्जाम। दिस इज ए ट्रिक टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स गेट करने का जो है इस एग्ज़ाम में एक ट्रिक होती है, जिसकी वजह से जिससे आप कैसे अधिक अधिक स्कोर करना है आपको, उसका एक ट्रिक है। ये ट्रिक यदि आप समझ गए तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो। इसके लिए फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स, लाइक for example organon, they asked years of publications of organon, aphorism, can 12 observation, number of medicines in chronic disease, materia medica pura, fragmenta, translation of organon, other modes of treatment, etc. So you can revise these points several times. Maximum 900 to 1000 MCQs available for organon, 700 to 800 on pharmacy, 600 to 700 from repertory. You can revise from any MCQs book available in market. If these 3 subjects are well prepared,
योर 30% मार्क्स आर श्योर। तो यदि आपने जो है ये होम्योपैथी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको यदि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके 30% मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। और आपको ये MCQs जितने भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो आप साइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। मटेरियल मेडिका में ज़्यादा ध्यान देना है, मटेरियल मेडिका के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ऑर्गेनॉन के 900 से 1000 MCQs अवेलेबल हैं। हर बुक में आपको ये मिल जाएंगे। हम आपको रेफरेंस के लिए बुक भी बता रहे हैं, तो बुक से आप देख सकते हो। बुक आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। 700 to 800 ये आपके फार्मेसी में है, 600 to 700 रेपर्टरी में है। तो ये सब आप एक बार यदि आपने पढ़ लिए या उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बार बार रिपीटेडली आपने सॉल्व किए, तो आपके लगभग ये होम्योपैथी के जो सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। नाउ मटेरियल मेडिका इज ए क्वाइट ए बिग सब्जेक्ट। MCQs कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी बुक like Allen's keynote, Boric, Nash, Kant, etc. But you have to focus more on Allen's keynote and Boric Materia Medica. Maximum questions asked from these two books. आपको मटेरियल मेडिका यदि प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप एलेंस कीनोट और बोरिक, इनमें से जो इनकी जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं, कीनोट सिम्टम्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके ज़्यादातर क्वेश्चन मटेरियल मेडिका में इन्हीं दो बुक से आते हैं, लेकिन नैश से भी और कैंट से भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोरिक और एलेंस कीनोट से ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू गिव ए मिनिमम ऑफ 1 hour फॉर मटेरियल मेडिका रेगुलरली। आपको मटेरियल मेडिका रोज़ पढ़ना है, 1 घंटा कम से कम मटेरियल मेडिका के लिए निकालना ही है। ठीक है, तो आपका मटेरियल मेडिका इस तरह से धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1700 to 2000 क्वेश्चंस आर मेड फॉर मटेरियल मेडिका। 17,000 से 2,000 क्वेश्चन मटेरियल मेडिका के प्रिपेयर किए गए हैं। यू कैन फाइंड देम इन कम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स, बट नेवर फॉरगेट एग्जामिनर ऑलवेज ट्राई टू मेक न्यू MCQs फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। इट इज़ ए वेरी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल ओल्ड फेलोज। जितने भी मटेरियल मेडिका के MCQs हैं, मैक्सिमम MCQs आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन कम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स से। ठीक है ना, लेकिन ये याद रखिए कि ये मटेरियल मेडिका के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी सा घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं आपके जो टीचर, यदि वो मटेरियल मेडिका के टीचर रहे तो वो और उनको डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। सो ट्राई टू रीड फ्रॉम बुक्स आल्सो, इसलिए आपको बुक से भी पढ़ना है। यू हैव टू रीड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन नेम। अच्छा, अब ये याद रखना है कि मटेरियल मेडिका को पढ़ना कैसा है। ठीक है ना, तो मटेरियल मेडिका को आपको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है। यू हैव टू रीड मटेरियल मेडिका इन द फॉर्म ऑफ कॉमन नेम, फैमिली, पार्ट यूज, की नोट्स, रिलेशनशिप लाइक एंटीडोट, फॉलोज बेल, रेमेडीज इन सीरीज, ट्रायोस एंड मॉडलिटीज एट्सेट्रा। तो आपको मटेरियल मेडिका का पढ़ने का जो सबसे बेटर तरीका है वो ये है कि आप उसकी कॉमन नेम, मटेरियल मेडिका में जो कॉमन नेम है, फैमिली, पार्ट यूज, की नोट्स, रिलेशनशिप लाइक एंटीडोट, फॉलोज बेल, रेमेडीज इन सीरीज, ट्रायोस एंड मॉडलिटीज, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है ना, ये आपके यदि तैयार हो गए तो आप मटेरियल मेडिका का बहुत बड़ा पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। ट्राई टू रीड ऑल कॉमन मेडिसिन्स। जितनी भी कॉमन मेडिसिन्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। रेयर मेडिसिन भी पूछी जाती हैं, लेकिन रेयर मेडिसिन से MCQs कम बनते हैं,
कॉमन मेडिसिन से ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं। होम्योपैथिक फार्मेसी इज शॉर्ट सब्जेक्ट बट कैन गिव यू गुड मार्क्स. You should prepare it like definitions, volumes of pharmacopoeias, years of publications, monographs of homeopathic pharmacopoeia, drug proving methods, potentization method, potencies, scale of potentization, vehicles, part used, units, instruments used in preparation of homeopathic drugs, drug strength, provers, family of drug, etc. Repartee. It is a very important. You have to prepare it like years of publication, volumes of repartee, years, किस ईयर में कौन सी रिपर्टी पब्लिश हुई है, उसको वॉल्यूम कौन सी रिपर्टी का कौन सा वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मेडिसन्स इन ईच रिपर्टी, ग्रेडेशन ऑफ ईच रिपर्टी. ग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिपर्टी में. ट्रांसलेशन ऑफ रिपर्टी. 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपर्टीज आर केंट, बोगर एंड बोनिंगहसन. ये 3 रिपर्टी हैं, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 3 रिपर्टी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. यू हैव टू प्रिपेयर देम फ्रॉम प्रॉपरली फ्रॉम एस.के. तिवारी. एस.के. तिवारी इज़ द बेस्ट बुक फॉर रिवीजन. मेक योर ओन नोट्स. आपको रिपर्टी के ओन नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है, जो बहुत इजी तरीके से आपको रिवाइज हो जाए इससे. फ्रॉम दिस बुक मोस्टली क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज 3 बुक्स. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल सिंगल रेमेडीज रूब्रिक. जो सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. मिसप्लेस्ड रूब्रिक्स. मिसप्लेस्ड रूब्रिक कैंट के अक्सर पूछे जाते हैं. यूनिक रूब्रिक्स. हर एक रिपर्टी के कुछ ना कुछ यूनिक रूब्रिक रहता है, वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. क्लिनिकल रूब्रिक्स, ठीक है ना, फ्रॉम दिस 3 रिपर्टीज. तो बोगर, बोनिंगहसन एंड कैंट, इन 3 रिपर्टी में ज़्यादा फोकस देना है. इन तीनों रिपर्टी से ही अधिक क्वेश्चन बनते हैं. इन तीनों रिपर्टी के जितने भी अपने को मिसप्लेस रूब्रिक हैं, यूनिक रूब्रिक हैं, क्लिनिकल रूब्रिक हैं, है ना, और सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. ये आपको एस.के. तिवारी जो बुक है, एस.के. तिवारी बुक है, उसमें सब कुछ दिया गया है. उसमें से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स बना सकते हो आप. नाउ वी कम टू द कार्ड रिपर्टी. क्लिनिकल रिपर्टीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज बिफोर एग्जाम. इनको आपको कार्ड रिपर्टी, क्लिनिकल रिपर्टीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर रिपर्टी, इनको आपको एग्ज़ाम के पहले से थोड़ी सा एग्ज़ाम के पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो. ये भूलते नहीं हैं, ठीक है ना, इनको भी आपको रिवाइज करना ही है. सो इफ़ योर होम्योपैथी पार्ट कंप्लीट इन 3 months यू कैन रिवाइज इट एट लास्ट. यदि आपके 3 मंथ, ये पहले 3 मंथ में यदि आपका जो है होम्योपैथी के पार्ट यदि अच्छे से प्रिपेयर हो गए, तो आप इनको लास्ट में बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हो. लास्ट मोमेंट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी होम्योपैथी पार्ट में, इसलिए पहले इनको प्रिपेयर कर लो आप. जैसे आपके होम्योपैथी के सब्जेक्ट जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, तो उनको आपको अपना नॉलेज का लेवल कितना है, उसके लिए आपको जो टेस्ट पेपर हैं, क्विजेस हैं, उनसे आप रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना. तो उससे आपके जितने भी ये MCQs बनते हैं इन सब्जेक्ट्स पे, होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स पे, वो आपके रिवाइज होते जाएंगे. आपको जो जिसमें भी कन्फ्यूजन आ रहा है, आप वो बुक से रेफ़र कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना. तो ये आपके लास्ट मोमेंट के लिए आपका ये बचेगा नहीं. आप अपना ये पहले 3 मंथ में आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, होम्योपैथी के सब्जेक्ट जितने भी हैं, चारों सब्जेक्ट, तो आपके लास्ट मोमेंट के लिए ये बहुत आसान हो जाएंगे रिवाइज करना, ठीक है. एक बात ज़रूर ध्यान रखिए आप, हम हमेशा कहते हैं सभी से, आपको कोई भी बुक हो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी आपको पढ़ा रहा है टीचर है, वो आपको नोट्स देगा, नो डाउट. आपको वो बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश भी करेगा और अच्छे सिंपल नोट्स भी बना के देगा. लेकिन एक आप हैबिट बना लो. क्या है? कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो,
एक अपनी एक अलग नोटबुक बना के उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप एक अलग बुक में, एक अपनी कॉपी में उसको राइट डाउन जरूर करते जाओ। इसकी एक हैबिट जरूर बना लो आप। ये यदि आपकी हैबिट रहेगी तो आपको वो पॉइंट जो भी आपने उसमें नोट डाउन किया है ना, वो हमेशा मेमोराइज रहेगा, आपको ध्यान बना रहेगा कि मैंने ये पढ़ा था और मैंने इसको नोट डाउन किया था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और जैसे आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं या क्विज़ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई नया क्वेश्चन आता है, आप उसको जब एक बार फिर से उस नोट से या सब उसमें बुक में सर्च करेंगे तो वो आपके ना माइंड में वो एकदम सेट हो जाएगा, तो आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। ये आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या न्यू क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से सब आपको मिल जाएंगे, तो आपको ये सब पॉइंट नोट डाउन करते रहना है। If 40 questions are asked from this subject, you must be able to solve minimum 30 to 35 questions in the exam. यदि आपके ये प्रिपेयर हैं बहुत अच्छे से, यदि होम्योपैथी के सब्जेक्ट, ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हैं, तो आपको इतना आना चाहिए कि आप 30 से 35 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन आप सॉल्व करने के काबिल हो गए हो। यदि आप इतने सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप स्कोर कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर जाएंगे। यदि होम्योपैथी से आपके 40 क्वेश्चन भी पूछे गए और आप उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। नाउ वी कम टू द अलाइड सब्जेक्ट। You have full year to prepare allied subject, but don't start with big subject like medicine, pathology, surgery, etc. हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप allied सब्जेक्ट नहीं पढ़ें, 3 महीना जो पहले के 3 महीने उसको आप नहीं पढ़ो, पूरा साल पढ़ा है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन 3 महीना ज़्यादा फोकस आप होम्योपैथी पे दो, और 3 महीने में आप जो भी allied सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें से आप जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनको अभी थोड़ी अवॉइड करो आप, क्योंकि आप यदि ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट पढ़ेंगे कन्फ्यूजन माइंड में बढ़ेगा, जिससे आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए आप पहले कैसे स्टार्ट करो, यू शुड स्टार्ट स्मॉल सब्जेक्ट लाइक PSM, FMT, गायनेक ऑप्स। दीज 3 सब्जेक्ट्स आर नॉट सो बिग बट कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये PSM, फोरेंसिक, गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यदि आप शुरू के 3 से 4 महीने में इन सब्जेक्टों को प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से तो आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। और इन सब्जेक्टों में कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन अवेलेबल हैं इन 3 सब्जेक्ट में। आप किसी भी बुक में देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है उसमें मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ये पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट फ्रॉम बुक्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स, सो यू हैव टू प्रिपेयर देम फ्रॉम बोथ टेक्स्ट बुक एंड MCQs बुक्स। जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं PSM, FMT एंड गायनेक ऑप्स, इसके जो आपको प्रिपरेशन करना है वो बुक से भी करना है या बुक से भी पढ़ना है, और साथ में आपको MCQs की जो बुक्स हैं, MCQs की जो बुक्स हैं उससे भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे MCQs हैं, वो आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपके ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होते जाएंगे। You will get a good collection of MCQs for these subjects, so try to solve MCQs and then confirm it from books also. So you will also get some extra points about these that questions. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी कई क्वेश्चन से मिलेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते जाओगे, MCQ सॉल्व करते जाओगे, तो इन 3 सब्जेक्ट में से आपको काफ़ी कुछ नए पॉइंट भी मिलते जाएंगे। इसलिए पहले के 3 से 4 महीने में इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अदर 3 बिग सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, पैथोलॉजी एंड सर्जरी।
So these are very huge subject having more than 5000 MCQs for each subject. 5000 MCQs से कम MCQs अवेलेबल नहीं है हर एक सब्जेक्ट के लिए, मेडिसिन, पैथोलॉजी और सर्जरी. यू कैन नॉट रीड देम फ्रॉम बुक्स, आप सभी को बुक से नहीं पढ़ सकते. एंड नॉट फ्रॉम MCQs बुक्स ओनली, और MCQs बुक से भी आप इनको पूरा नहीं पढ़ सकते. फॉर दिस सब्जेक्ट यू हैव टू सॉल्व MCQs एंड टेस्ट पेपर रेगुलरली. इसके लिए आपको जितने अधिक से अधिक इन सब्जेक्ट की आप MCQs सॉल्व करते जाओ. कहाँ से? टेस्ट पेपर से या क्यूजेस से. तो आपके ये प्रिपेयर होते जाएंगे. दिस सब्जेक्ट कंटेंस लॉट्स ऑफ कंफ्यूजिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चंस. इनमें बहुत कंफ्यूजिंग और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इन 3 सब्जेक्ट में. सो यू नीड नॉट टू सॉल्व ऑल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. सो आपको जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. मेक योर हैबिट टू सॉल्व देम रेगुलरली. बस आप उन्हें रेगुलर सॉल्व करते जाओ. सो यू कैन अंडरस्टैंड देम इजीली. आप उन्हें आसानी से समझने लगेंगे. व्हाट एग्जामिनर वांट टू आस्क, देन यू बिकम फैमिलियर टू देम, देन ओनली यू विल सॉल्व देम इजीली. आप जितने ज़्यादा मेडिसिन के, पैथोलॉजी के और सर्जरी के जितने भी ज़्यादा आप MCQs सॉल्व करते जाएंगे, बुक से भी करोगे, टेस्ट पेपर से भी करोगे, है ना. और एक हैबिट बनाना है आपको कि जो भी नया पॉइंट मिल रहा है उसको हमको नोट डाउन करते जाना है. उससे क्या रहेगा कि आपकी ये सब्जेक्ट प्रिपेयर होते जाएंगे. इनमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है कि ये इसके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं और ट्रिकी भी होते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं बहुत बड़े हैं. इनमें कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको रेगुलर MCQ सॉल्व करते ही जाना है. टेस्ट पेपर देना है, क्विज़ रोज़ आपको जब करोगे डेली रेगुलर, तो आपके ये सब्जेक्ट मेडिसिन, पैथोलॉजी और सर्जरी काफ़ी कुछ हद तक आपके कवर हो जाएंगे. और जब बार बार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, MCQs को सॉल्व करोगे, तो आप ये समझने लगोगे कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, किस तरह से वो क्वेश्चन को घुमा रहा है ना. आप कितना भी पढ़ लो इनको बुक से, ये एकदम से नहीं आपसे बनेंगे. आपको बार बार इनके MCQ सॉल्व करते ही रहना है. और धीरे धीरे आप जब इनसे फैमिलियर होते जाओगे तो आपको यदि क्वेश्चन सामने पड़ा तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या पूछा गया है. इसलिए आप इनको बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, MCQs को सॉल्व करते जाओ. तभी आपकी ये मेडिसिन, पैथोलॉजी और सर्जरी, ये 3 बड़े सब्जेक्ट आपके तभी प्रिपेयर हो पाएंगे. आपका पर्पज़ है एनी हाउ आपको अच्छे मार्क्स लाना है और सेलेक्ट होना है. ठीक है ना. आप यदि पूरा समय अपना पूरा साल इसी में बर्बाद कर दोगे इनको पढ़ने में, तो इतने बड़े सब्जेक्ट हैं ये कि आपके सब्जेक्ट पूरे ख़त्म भी नहीं हो पाएंगे और आपका पूरा समय निकल जाएगा. इसलिए आप थोड़ी दिमाग लगा के पढ़ो. होम्योपैथिक सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद PSM, FMT और गायनेक ऑप्स, इन 3 सब्जेक्ट को और अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ साथ साथ में होम्योपैथी के. तो ये भी आपके प्रिपेयर होते जाएंगे. और साथ में जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं लाइक मेडिसिन, पैथोलॉजी और सर्जरी, इनको आप सिर्फ बुक से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. आपको इसके लिए टेस्ट पेपर, क्विजेस ये आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे. जो भी आपकी MCQs की बुक्स है ना, इसको भी आप सॉल्व करते जाओ. पूरी बुक से आप सॉल्व करोगे नहीं हो पाएंगे. आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो, उनको आप डाउनलोड करो, उनसे आप उनको सॉल्व करो. जितने आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी इन सब्जेक्टों में. और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आपको MCQ सॉल्व करने में उतना ही आसान होगा. सेकंड पार्ट है स्टेप्स टू प्रिपेयर फॉर AIAPGT 2022. हमने कुछ स्टेप्स बताए हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए. तो फर्स्ट स्टेप है इसका, स्टेप 1, लर्न टू मैनेज द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम. आपको
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है मेक ए टाइम टेबल ऑफ योर स्टडी। आप एक अपनी स्टडी का एक टाइम टेबल बनाओ, जो भी आपको सूटेबल टाइम लगता है, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को, जो भी आपका सूटेबल टाइम है, आपको वो टाइम अपना एक बना लेना है, टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है ना। उस टाइम पे आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड स्टेप है रिवाइज एवरी डे। एक हैबिट बनाना है, पर डे कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। जब आप कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ पढ़ते जाओगे तो आपका धीरे 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 करके एक सिलेबस, धीरे धीरे करके आपका सिलेबस कंप्लीट भी होता जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी। जो फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एवरी डे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो जिन लोगों ने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया है जिसमें रेगुलरली टेस्ट पेपर होते रहते हैं या मॉक टेस्ट होते रहते हैं, उसको आप बार बार उनको रिपीट करते जाओ। वो आप टेस्ट पेपर जितने सॉल्व करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती जाएगी, आप उतने ही कॉन्फिडेंट तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे। और जिन लोगों ने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, उन लोगों के लिए वो बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन बुक्स से जो एमसीक्यूज़ की बुक है, उन एमसीक्यूज़ बुक्स में से ही जो टेस्ट पेपर दिए गए हैं उनको सॉल्व करते जाइए। पर डे कुछ ना कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए। जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी एक प्रिपरेशन धीरे धीरे होती जाएगी। तो ये 4 स्टेप हैं। एक पहला है अपने को एक टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमको एक घंटे में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो स्पीड आपकी कैसे बनेगी? स्पीड तभी बनेगी जब आप एग्ज़ाम देंगे, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या हम लोग जब आपको टेस्ट पेपर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो उसमें टाइम है उसमें आप उतने टाइम में आप उसको सही है तो ठीक है, गलत है तो भी आप आंसर दो। नहीं, जो बन रहा है उसका आंसर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप जब ऐसे करेंगे तो आपका एक प्रैक्टिस होगी कि हमें सही ट्रिक ही करना है। दूसरी आपकी प्रैक्टिस होगी कि मैं इतने समय में इसको पढ़ पाया, समझ पाया, ठीक है। तो आपकी एक स्पीड बन जाएगी कि इतनी स्पीड में मुझे पढ़ना है और इतनी स्पीड में मुझे डिसाइड करके इसमें मुझे करेक्ट अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। बहुत से हम लोगों ने बच्चे देखे जो अच्छे हैं पढ़ने में, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही उनका टेस्ट पेपर स्टार्ट होता है वो एक एक क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम कंज्यूम कर देते हैं कि लास्ट में उनके जो क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व ही नहीं हो पाते और उन्हें सबमिट करना पड़ता है। या फिर उनका क्वेश्चन पेपर लास्ट तक सॉल्व हो पाता है, वो एक बार उसको देख भी नहीं पाते हैं कि हमने कहाँ कौन से क्वेश्चन में कौन सा हमने ऑप्शन दिया है, उसमें सेलेक्ट किया है। तो उससे क्या रहता है, कई बार हम भूल चूक में गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, जिससे कि अपने परसेंटेज पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। सेकंड स्टेप है मेक ए टाइम टेबल ऑफ योर स्टडी। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, कितने बजे से कितने बजे तक मेरे को पढ़ना है। मिनिमम 3 to 4 आवर आपको एवरीडे पढ़ना ही है। जब आप इतना टाइम निकाल के पढ़ेंगे तब आप समझो कि आप सिलेक्ट हो पाएंगे। और जब जिस साल आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस साल आप सब कुछ भूल जाओ। एक ही टारगेट आपको रहना है कि मुझे इस साल एनी हाउ अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, है ना। आप सभी चीज़ भूल जाओ, कोई शादी, फंक्शन, फेस्टिवल, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आप पहले अपना करियर पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो एक अपना टाइम टेबल बनाओ। 3 से 4 घंटे जब आप रोज़ देंगे तब समझो आपका प्रिपेयर हो पाएगा। स्टेप 3 रिवाइज एवरी डे। रोज़ आपको पढ़ना है, रोज़ आपको जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज भी कर लेना है। अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं वो भी पढ़िए, आप अपने नोट्स स्वयं भी बनाइए, अपनी बुक से भी पढ़िए।
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुक्स हैं उनको भी पढ़िए। आपको किसी बुक में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे पूछिए, हम लोग आपको बताएंगे। हम हैं या कोई भी टीचर है जो आप कन्वीनियंट समझते हैं, उससे आप पूछ सकते हैं, वो आपको निश्चित हेल्प करेगा। ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके आंसर अलग अलग बुक में डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। एक बुक में आपको अलग आंसर दे रहा है, दूसरी बुक में अलग आंसर दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछिए आप, क्योंकि जो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है, वो एग्जैक्ट आंसर जब आप उस क्वेश्चन को पूछेंगे तभी आपको आंसर उसका मिलेगा। आंसर जब भी आप किसी से पूछें तो उनसे पूछें कि सर रेफरेंस क्या है। रेफरेंस आपका यदि सही है तो उसका आंसर जो दे रहे हैं टीचर वो सही होगा। ठीक है। थर्ड स्टेप है रिवाइज एवरीडे। आप रोज़ कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर करो। फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एवरीडे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ऑनलाइन जो टेस्ट पेपर आपको करवा रहे हैं उसको भी आप करो, जो ऑफलाइन या जो है मॉक टेस्ट हैं उनको भी आप करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो, उनको आप वेबसाइट से, बहुत से वेबसाइट हैं जिनमें अपने क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, उनको आप निकाल के, या फिर आपकी जो AIPGT की जो वेबसाइट है उसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करके और आप उनको स्वयं सॉल्व करो। आपको रोज़ कुछ ना कुछ एक पेपर आपको लगभग सॉल्व करेंगे तो आपका एक स्पीड भी बनेगा और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैंने इतने समय में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ वी कम टू द स्ट्रेटेजी फॉर AIPGT एग्ज़ाम प्रिपरेशन। क्या हमारी रूपरेखा है, किस तरह से हमको AIPGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, या कहीं से भी आपको MCQs जो भी मिल रहे हैं बुक से, नेट से, उन सबको आपको सॉल्व करना है और हो सके तो उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च एक्सप्लेनेशन फॉर all options. In the AIPGT exam, they usually ask new and old question with the little smart differences. तो आपको जो एक्सप्लेनेशन आपके जो दिए गए हैं आंसर के, तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के आप एक्सप्लेनेशन ट्राई करो सर्च करने की। मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन में से जो सही है उसका तो एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना ही है, साथ में और जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं है इसका करेक्ट आंसर, वो भी आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू सॉल्व ऑल 3 to 5 years ऑफ AIPGT पेपर्स आल्सो विद एक्सप्लेनेशन। जो आपके 3, 4, 5 साल के जो भी आपके पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ये आप समझ लो। ये नोट ये बता रहा है कि इन AIPGT एग्जाम्स दे ऑफन आस्क क्वेश्चन बाय अल्टरिंग स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चंस। कि ये जो एग्ज़ाम AIPGT का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस जो पूछते हैं उसका जो पैटर्न है वो कैसे, उसका स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज कर देंगे या फिर उसके जो ऑप्शंस हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको सभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये ऑप्शन सही है तो क्यों है और ये ऑप्शन गलत है तो क्यों है। फोकस ऑन इमेजेस गिवन इन टेक्स्ट बुक्स एंड ट्राई टू रीड द लाइन्स एंड इन्फो गिवन बिलो टू दोज इमेजेस, दे आर फ्यूचर MCQs। जो टेक्स्ट बुक में जो इमेजेस दी गई हैं
उनको आपको पढ़ना है, उनकी जो जो भी लाइन है उनको पढ़ना है उस इमेज के नीचे जो दी गई है। फ्यूचर में जो MCQs पूछे जाते हैं वो अक्सर उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये सभी पढ़ना है। It is an exam where your concept will be tested. So always focus on important concepts and revise them regularly. एक नया नोट दिया गया है। Note: try to revise 2 hours every day, especially in morning hours, and begin your schedule with revision. ये एडवाइस हम दे रहे हैं आपको कि आप कम से कम 2 घंटे रिवाइज ज़रूर करो। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप मॉर्निंग आवर में कर लेते हैं रिवाइज, तो बाद की जो आपके आवर्स बचते हैं उसमें आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट इग्नोर शॉर्ट सब्जेक्ट्स। जो भी छोटे सब्जेक्ट हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना सभी को है। कीप डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट एंड tough facts, concepts while going for tea, lunch, dinner. Avoid gossip at this time. It will surely provide you an edge over others. ये सभी लोग ये सलाह देते हैं कि आप जो भी आपका टाइम है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठते हैं, तो फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करके किसी भी टॉपिक पे आप चर्चा करेंगे, उस समय आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ रहा था उस टॉपिक के बारे में दूसरा व्यक्ति कैसे पढ़ा है। थोड़ी इसकी नॉलेज हो जाती है। कुछ पॉइंट वो भी आपको बता सकता है नए जो उसने पढ़े होंगे, या आपने जो पढ़े हैं आप वो भी बता सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करके और टॉपिक्स पे आप बातचीत करें, ज़्यादा अच्छा है। सर्वे शो द फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एंड इमेजेस टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर सेलेक्टेड हाई यील्डिंग टॉपिक्स। उनकी जो चार्ट, टेबल और इमेजेस हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। ये इनके हाई यील्डिंग पॉइंट्स हर एक बुक में दिए गए हैं। स्पेशली मेडिसिन्स की बुक है या सर्जरी की बुक है, पैथोलॉजी की बुक है, उनमें एक अलग से टेबल दी जाती है। उन टेबल में उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को आप ज़रूर पढ़ो। उनसे आपको नए MCQs के बारे में भी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू मेमोराइज मटेरिया मेडिका की नोट्स एंड एफ्रोरिज्म ऑफ ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन की एफ्रोरिज्म मटेरिया मेडिका की जो की नोट्स हैं उनको बार बार मेमोराइज करते रहना है आपको। कोई भी आपको लगे कि मैं इसको भूल रहा हूँ, उसको बार बार आप रिपीट कर करके उसको मेमोराइज करते रहो। इससे वो आपके एकदम बिल्कुल ध्यान में बना रहेगा। Revision of concepts and anticipation of future MCQs should be practiced while studying. जो रिवीजन है, जो कंसेप्ट्स हैं, जो फ्यूचर MCQs हैं, उनके बारे में आप पढ़ते रहो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि कोई भी नया MCQs आए या कोई भी किसी कंसेप्ट से कुछ भी पूछा जाए तो वो आपको बनना चाहिए। एग्ज़ाम के पहले आप जो 7 से 10 दिन होते हैं, एक हफ्ता 15 दिन, उसमें आप फोकस ऑन क्विक रिवीजन ऑफ MCQs जितने ज़्यादा हो सके उतने सॉल्व करो। इमेजेस एंड योर ओन नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं साल भर, उनको आप पढ़ो। कंटेनिंग हाई यील्डिंग फैक्ट्स, जो हाई यील्डिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं या जो किसी भी नोट्स में आपको मिलते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ो। लास्ट डे जस्ट स्टे कूल एंड रिलैक्स्ड। लास्ट डे है, उसमें आप बिल्कुल शांत रहें, एकदम रिलैक्स रहें। हैव एडिक्यूट एंड नाइस स्लीप हॉर्स ऑफ 7 to 8 hours। 7 से 8 घंटे बढ़िया आराम से आप सोएं। उस दिन की पढ़ाई के लिए आप कुछ नहीं छोड़ें, नेक्स्ट डे आप सीधे एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है। ऑन एग्ज़ाम डे मॉर्निंग हैव लाइट ब्रेकफास्ट विच इंक्लूड्स
फ्रेश फ्रूट्स, अवॉइड फैटी फूड्स। एग्ज़ाम के जिस दिन जैसे आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप लाइट ब्रेकफास्ट कर लें, या फ्रेश फ्रूट वगैरह खा लें। फैटी फूड नहीं खाने तो आपको नींद आ सकती है, आपको आलस आ सकता है, जिससे आपका दिमाग थोड़ी सा स्लो हो जाता है। तो जो लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है। ये एग्ज़ाम के पहले का बता रहे हैं, एग्ज़ाम के पहले आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूज़फुल बुक्स फॉर प्रिपरेशन फॉर AIAPGT एग्ज़ाम। ये जो बुक है जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन है कि आप इनमें से कोई भी बुक आप ले लो। जो मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स हैं, जो काफ़ी गुड नंबर ऑफ MCQs कलेक्ट करती हैं, उनमें एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, कुछ कंसेप्ट भी दिए गए हैं, कुछ इजी नोट्स टू रिवाइज दिए गए हैं। तो उन बुक्स को आप ज़रूर ले लो, जो आपको वह काफ़ी हेल्प करेंगी। हमने उनमें से कुछ बुक्स के नाम आपको यहाँ बताए हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, या कोई भी आपके पास अच्छी स्टडी मटेरियल हो उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो पहला जो हम नाम बता रहे हैं वो है MCQs फॉर UPSC एंड MD एंट्रेंस इन होम्योपैथी बाय डॉक्टर VK चौहान। इस बुक में बहुत बहुत अच्छे कलेक्शन है MCQs के, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी दिए गए हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ी रॉन्ग मिले हम लोगों को, लेकिन ओवरऑल बुक बहुत अच्छी है। और इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, आप थ्री वॉल्यूम्स भी आप ले सकते हैं इसके। सेकंड बुक काइजन, ए गुड बुक फॉर UPSC PSC MD होम्योपैथी प्रिपरेशन। थर्ड बुक है सक्सेस, ए गाइड ऑन होम्योपैथी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बहुत अच्छी बुक है, इससे पढ़ने वाले बहुत से लोग सेलेक्ट होते हैं। इसको हम सभी लोग सभी टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि सक्सेस ज़रूर ले लीजिए आप। VK चौहान बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको MCQs मिल जाएंगे। नेक्स्ट बुक है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस रिव्यू बाय सालगुनन। सालगुनन की जो ये बुक है, ये इसमें जितने भी एलाइड सब्जेक्ट हैं उसके बेहतरीन कलेक्शन दिया गया, बेहतरीन कलेक्शन है उसमें MCQs का। आप उसको ज़रूर ले लो, उससे आप रिवाइज करो। आपको जितने हो सकते हैं नए और पुराने जितने भी आपको एम्स के, UPSC के, PSC के जितने भी आपको क्वेश्चन हैं MCQs हैं, वो इस बुक में मिल जाएंगे, स्पेशली एलाइड सब्जेक्ट्स। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। फिर हम आपसे ये कह रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट MCQs डाउट, यू कैन आस्क अस एनी टाइम। आप हमसे कभी भी MCQs के बारे में जो भी डाउट है, या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी डाउट है, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। हम आपकी हर तरह से, हर संभव जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रहे हैं, और कि आपकी हेल्प हो। हम चाहते हैं आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाएं और आपका उज्जवल भविष्य हो, सक्सेसफुल लाइफ हो, यही हमारी सबकी कामना है। सो ऑल द बेस्ट, सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टिप्स हमारी जो हैं वो समझ में आ गई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। हमने जो अभी तक स्टूडेंटों को पढ़ाया है वो हमारा अनुभव है इसमें। आप और लोगों के भी अपने रिव्यू ले सकते हैं, हमारा जो रिव्यू है वो इसमें हमने दिया है। आपको जॉन रिव्यू अच्छे लगे आप उसी को फॉलो कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक को ही फॉलो करो, सबसे आप रिव्यू लो। सबकी वीडियो अवेलेबल हैं, आप सबसे देख सकते हैं, सबसे समझ सकते हैं। हम जो आपको बता रहे हैं वो हमारा अनुभव है, आपको जिसका अनुभव अच्छा लगे आप उसका फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी AIAPGT 22 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी
फॉलो कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी जो है चार्जेस नहीं है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या और आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, उनको आप सेंड कर सकते हैं। तो वी होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, या हमारी जानकारी जो भी इसमें दी गई है यदि अच्छी लगी हो तो आप और लोगों के साथ शेयर कर दें। और हमारा कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। हमारे इस ग्रुप में आप ज्वाइन करके आप कभी भी आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।